हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो हम यहाँ पे फिजिक्स के पीवाईक्यूज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो भी आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आए थे सीडीएस 1 2024 में। ठीक है, इससे पहले के जितने भी यहाँ पे पिछले 5 साल के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे 2019 से 2024 तक के, यहाँ पे 2023 तक के हम ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुके हैं। और इसकी यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दोनों पे दे दूंगा, वहां जाके आप जरूर देख लेना। इसके अलावा अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और कोई भी आपको डाउट होता है, कोई सजेशन होता है, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन कर देना। ठीक है, और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे आपको ये सारी पीडीएफ देखने को मिल जाएंगी। तो चलो हम लोग यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। नाउ गाइस, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहली दो चीज यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। तो पहला तो हमारे पास है यहाँ पे कि हमने ऑलरेडी सीडीएस के पीवाईक्यूज यहाँ पे मैंने कंप्लीट करा रखे पिछले 5 साल के, 2019 से लेके 2023 तक मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट करा रखे। और ये आपको प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे दूंगा, वहां जाके आप जरूर देख लेना। और अभी यहाँ पे मैं जिस पेपर के पीवाईक्यूज करा रहा हूँ, तो इन सब के वीडियोस भी आपको इसी आपके एक ही प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लेना, यहाँ पे जाके आप कोई भी पेपर के आप सोल्यूशंस देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे सीएपीएफ के भी क्वेश्चन जरूर लगा के जाने, इसके भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सारे पीवाईक्यूज करा रखे हैं। यहाँ पे हमने पिछले 10 साल के किए, क्योंकि जैसे आपको पता है कि सीडीएस आपका यहाँ पे 1 साल में 2 बार होता है, तो ऑटोमेटिकली अगर हम 5 साल करेंगे तो हमें हमारे पास यहाँ पे 10 साल के पीवाईक्यूज हम ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, मतलब 10 बार के हम ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर चुके होंगे। वैसे ही सीडीएस के अलावा अगर हम यहाँ पे सीएपीएफ की बात करते हैं, तो सीएपीएफ आपका 1 साल में 1 बार होता है। इसलिए अब हमने यहाँ पे पिछले 10 साल के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लगाए थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एटलीस्ट पिछले 10 साल के क्वेश्चंस आपको भी यहाँ पे लगा के जरूर जाने। तो यहाँ पे जैसा आपको पता है कि यूपीएससी आपके दोनों एग्जाम को यहाँ पे कंडक्ट कराते हैं, सिलेबस भी आपका सेम ही है, तो आपको सिमिलैरिटी ऑफ क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। तो ये दोनों प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे दूंगा, वहां जाके आप जरूर देख लेना। ठीक है, कोई भी वीडियो यहाँ पे मैं डालूंगा अभी सीडीएस से रिलेटेड, तो सारी वीडियोस आपको इसी एक ही प्लेलिस्ट पे देखने को मिलेगी, तो आपको इधर उधर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, द रेस्ट मास ऑफ हिग्स बोसॉन इज एस्टिमेटेड टू बी क्लोज टू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमें वर्ड दे रखा है क्लोज टू, मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन में हमें वैल्यूज दे रखी है वो एग्जैक्ट वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट हमें यहाँ पे ध्यान पे लेके चलना है। अब देखो यहाँ पे जो आपको ये एम ई वी जी ई वी ये सब आपको बेसिकली यहाँ पे जो दे रखा है, तो ये इसका यहाँ पे आप बोल सकते हो यूनिट होती है आपके हिग्स बोसॉन पार्टिकल की, जिसको हम देखो यहाँ पे हिग्स बोसॉन के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं यहाँ पे हिग्स पार्टिकल। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे हिग्स पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं और हिग्स बोसॉन के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे जीईवी का मतलब होता है यहाँ पे जो आपका गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, वह उसी तरीके से आपका एमईवी हो जाएगा यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब देखो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे जो आपको समझनी है, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके यहाँ पे हिग्स बोसॉन बेसिकली आपके होते क्या है। ठीक है, तो हिग्स बोसॉन आपका जैसे मैंने बताया कि आप इसको यहाँ पे हिग्स पार्टिकल के नाम से भी जानते हो, तो बेसिकली यहाँ पे ये आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जो कि हिग्स की फील्ड से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सी फील्ड से रिलेट करते हैं, ये आपके रिलेट करते हैं यहाँ पे हिग्स की फील्ड से। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि आपको यहाँ पे पता होगा कि रिसेंटली यहाँ पे इसके ऊपर कुछ डिस्कवरीज हुई थी, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये न्यूज में भी थे यहाँ पे, और इसलिए आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे अगर आप देखोगे तो ऐसा यहाँ पे ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन आपको फिजिक्स से नहीं पूछे जाते हैं, आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप ज्यादा पूछे जाते हैं, इंस्टेड ऑफ आपको डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड या फिर आपको डायरेक्ट ऐसे आपको वैल्यूज पूछी जाए। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि आपके ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपके एसोसिएट होते हैं हिग्स फील्ड के साथ। और ये जो फील्ड है ये बेसिकली इसका काम क्या है, ये आपको यहाँ पे मास देती है दूसरे फंडामेंटल पार्टिकल्स को। ठीक है, तो जो यहाँ पे मैं फील्ड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे हिग्स फील्ड की, तो हिग्स फील्ड का काम क्या है यहाँ पे, इसको ये बेसिकली यहाँ पे जो फील्ड है ये मास देती है यहाँ पे दूसरे फंडामेंटल पार्टिकल्स को। और कौन से दूसरे फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए, एक हो गया आपका जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और दूसरा आपका जैसे हो गया यहाँ पे क्वार्क्स। ठीक है, तो ये दो आपके यहाँ पे फंडामेंटल और पार्टिकल्स हो गए, जिसको यहाँ पे ये हिग्स फील्ड क्या करती है यहाँ पे, ये मास प्रोवाइड करती है या फिर ये मास देती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, तो ये इससे रिलेटेड आपके यहाँ पे ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो आपको पता होना चाहिए, वो आपकी होती है यहाँ पे 120 पॉइंट 125 पॉइंट समथिंग आपकी यहाँ पे ये वैल्यू होती है। ठीक है, 1 मान लो या फिर आप 3 भी कहीं कहीं आप देखोगे तो 125.3 या फिर 125.1 के अराउंड आपकी यहाँ पे ये वैल्यू होती है। तो अगर आप देखोगे हमें वैसे भी दे रखा था क्लोज टू। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे क्लोज अगर आप देखोगे तो कौन सा आएगा आपका यहाँ पे, सी ऑप्शन अपना यहाँ पे क्लोज है। और ये भी याद रखना कि यूनिट में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जीईवी। ठीक है, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है,
इसको कन्वर्ट करके करोगे तो एमवीवी और यहाँ पे ये सब भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, पर सबसे क्लोज अगर आप देखो तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एन एटॉमिक क्लॉक। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे हाल ही फिलहाल में बहुत ज्यादा यहाँ पे एटॉमिक क्लॉक न्यूज में थी, क्योंकि आपको पता होगा जैसे आपका यहाँ पे जो CSIR है उससे रिलेटेड आपकी यहाँ पे न्यूज थी यहाँ पे एटॉमिक क्लॉक से रिलेटेड ही। तो इसलिए आपसे यहाँ पे क्वेश्चन भी फिजिक्स में आपका इससे रिलेटेड ही यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एटॉमिक क्लॉक्स की, तो बेसिकली यहाँ पे हम इन क्लॉक्स को तब यूज करते हैं जब हमें एकदम प्रिसाइजली हमें यहाँ पे टाइम को कीप करना या फिर टाइम को यहाँ पे जानना हो, ठीक है। जब भी हमें यहाँ पे एकदम प्रिसाइजली टाइम को जानना हो, तब हम यहाँ पे इस टाइप के डिवाइसेस को, जिसको हम एटॉमिक क्लॉक बोलते हैं, इनको हम यहाँ पे बेसिकली हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। और ये आपका यहाँ पे एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल। और कौन सा प्रिंसिपल होता है बेसिकली यहाँ पे, वो होता है आपका यहाँ पे एटॉमिक एटॉमिक रेजोनेंस, ठीक है। एटॉमिक रेजोनेंस के ऊपर बेसिकली आपकी यहाँ पे ये एटॉमिक क्लॉक पूरी बेस्ड रहती है। और इसकी मदद से ये आप यहाँ पे क्या करते हो, आप यहाँ पे टाइम को मेजर करते हो, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने की, आपका प्रिंसिपल क्या है, आपका मेन प्रिंसिपल है आपका यहाँ पे एटॉमिक क्लॉक का एटॉमिक रेजोनेंस, जिसकी मदद से आप यहाँ पे टाइम को मेजर करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि आपकी सबसे ज्यादा यूज करे जाने वाली एटॉमिक क्लॉक में आपको यहाँ पे सीजियम देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ये सी ऑप्शन देखो तो आपको यहाँ पे एकदम करेक्टली मैच करेगा। यहाँ पे पहला तो आपको दे रखा है यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो वही उसी के ऊपर जैसे मैंने बताया था एटॉमिक रेजोनेंस के ऊपर आपके यहाँ पे डिपेंड कर रहा है टाइम को मेजर करने के लिए। और जैसे मैंने बताया कि मोस्ट कॉमन अगर आप देखोगे, ठीक है, तो मोस्ट कॉमन में आपको यहाँ पे सीजियम देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन आपकी यहाँ पे जो एटॉमिक क्लॉक होगी उसमें सबसे कॉमन आपकी है सीजियम एटॉमिक क्लॉक, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। अब पर आप यहाँ पे ये मत समझना कि सिर्फ सीजियम टाइप की ही एटॉमिक क्लॉक होती है, ऐसा नहीं है, और भी तरीके की होती है। पर अगर हम ऑप्शन हिसाब से जाए, ऑप्शन के हिसाब से, तो उसमें सबसे सही आपका यहाँ पे एक्यूरेट आंसर जो है वो यहाँ पे सी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो राइट आंसर अपना रहेगा यहाँ पे सी ऑप्शन। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, ठीक है। तो करेक्ट जो होगा यहाँ पे वो हमारा आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे आपको दो कीवर्ड्स आपको बेसिकली देखने को मिल रहे हैं। पहला है आपके पास यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी और दूसरा आपके पास यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं यहाँ पे ओमेगा से, या तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर जैसे हम ओम लिखते हैं ना, जो अपना ओम मीटर में, या फिर अब जब हम यहाँ पे फिजिक्स पढ़ते हैं नॉर्मल वाली, तो उसमें जैसे हम ओम लिखते हैं तो उस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। दोनों आप यहाँ पे लिख सकते हो, पर यहाँ पे प्रेफर करना है यहाँ पे इस पर्टिकुलर साइन को, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम आगे बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला बेसिकली आपका होता है यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल्स टू, फिर आपका है एंगल थीटा, ठीक है। ये थीटा है बेसिकली यहाँ पे। तो चेंज इन थीटा मतलब चेंज इन एंगुलर रोटेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, चेंज इन एंगुलर रोटेशन, चेंज इन एंगुलर रोटेशन, ठीक है, एंगुलर रोटेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो ये तो आप यहाँ पे पहचान ही लोगे, ठीक है। फिर आपके पास आता है यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी। अब देखो लीनियर वेलोसिटी का आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे v से हम डिनोट करते हैं, v इज इक्वल्स टू होता है आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये आपका होता है फॉर्मूला लीनियर वेलोसिटी का। तो आई होप क्या पहले तो आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई हो कि दोनों किससे हम डिनोट करते हैं और क्या चीज बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पे जिस हिसाब से हम बात कर रहे हैं ना, तो हम अर्थ के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेकंड स्टेटमेंट जैसे आपको दे रखा है कि लीनियर वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट पोल, सॉरी मैक्सिमम एट इक्वेटर एंड मिनिमम एट पोल्स। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है आपका डायरेक्टली आपका स्टैटिक आपका यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है और एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे देखो ये क्यों होती है मैक्सिमम, तो इक्वेटर पे इसलिए होती है क्योंकि वहां पे ज्यादा आपके पास सरकमफ्रेंस आपको देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं मिनिमम क्यों होती है पोल पे, क्योंकि वहां पे आपको सबसे कम आप बोल सकते हो यहाँ पे सरकमफ्रेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस का आप बोल सकते हो यहाँ पे खेल है आपका लीनियर वेलोसिटी के केस में, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट पर्टिकुलर की बात करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट जो आपको यहाँ पे पॉइंट दे रखा है इसकी, तो फर्स्ट पॉइंट आपको बोल रहा है यहाँ पे कि एंगुलर वेलोसिटी फॉर ऑल लोकेशन ऑन द अर्थ सरफेस इज द सेम व्हाइल लीनियर वेलोसिटी वेरीज। तो यहाँ पे ये करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी बेसिकली यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे ये दोनों आप बोल सकते हो यहाँ पे स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है।
आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टैटिक बेस्ड या फिर डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर आपके यहाँ पे सीडीएस 2024 में। एज सच आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा यहाँ पे नहीं पूछे गए हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको थोड़ी डीप नॉलेज हो, तब आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे। न्यूमेरिकल्स अगर आपके पास आते हैं, तो आपको अगर पता है कि यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं वगैरह, तो आप ईज़िली और फॉर्मूलेस वगैरह पता है, तो आप ईज़िली उनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें तो करके ही जानी है, ये मत समझना कि अब यहाँ पे ये आ रहे हैं, तो अब आपके पास फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएँगे, तो ऐसा नहीं है, वो भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे याद रखना कि एंगुलर वेलोसिटी आपकी हर एक अर्थ सरफेस की अगर हम बात करें, ठीक है, अर्थ सरफेस की हर एक लोकेशन पे सेम रहती है। लीनियर वेलोसिटी आपकी वेरी करती है। अब जहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है दूसरी स्टेटमेंट में यहाँ पे कि मैक्सिमम होती है इक्वेटर पे, मिनिमम होती है आपके यहाँ पे पोल्स पे, ये भी पॉइंट याद रखना। ऊपर सरफेस यहाँ पे लोकेशन की बात कर रहा है, यहाँ पे नीचे आपको इक्वेटर पोल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन बोथ 1 एंड 2 हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब देखो यहाँ पे ना आपको ये चैप्टर है आपका बेसिकली यहाँ पे मैग्नेटिज्म से रिलेटेड आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, और इस पर्टिकुलर चैप्टर से ना ज्यादा क्वेश्चन एज सच यहाँ पे पूछे नहीं जाते थे, पर अगर पूछे भी जाते थे वो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि वो क्वेश्चन यहाँ पे उस पर्टिकुलर चैप्टर से आपका या तो सोलोनाइड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा या फिर आपका यहाँ पे मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो इस अगर अब हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपके ऐसे मटेरियल होते हैं जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वो यहाँ पे स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। वहीं पे आपके जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे जो है सिल्वर, ठीक है, जो कि बेसिकली यहाँ पे आंसर ही हो जाएगा हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन। सिल्वर आपका एक डाई एटॉमिक बोल रहा हूँ यहाँ पे, डाई मैग्नेटिक, ठीक है, डाई मैग्नेटिक मटीरियल होता है ये, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब क्या है, डायटोमिक मटेरियल का, डायमैग्नेटिक मटेरियल का। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल आपके ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो नॉन मैग्नेटिक होते हैं, मतलब यहाँ पे वो ज्यादा आप बोल सकते हो यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपका सिल्वर हो गया। नॉर्मल डेज में अगर हम बात करें, जैसे आपका यहाँ पे वुड हो जाएगा एग्जाम्पल आपका, जैसे गोल्ड हो जाएगा एग्जाम्पल, ठीक है। फिर कॉपर आपका जैसे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर देखो यहाँ पे आपको फंसाने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे जिंक अगर दे दे तो जिंक आपका यहाँ पे एक डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। फिर यहाँ पे बिस्मिथ आपका यहाँ पे डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है। इसके अलावा आपका यहाँ पे कार्बन भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे वाटर हो गया, ठीक है, वाटर भी नॉर्मल आप यहाँ पे डे टू डे अगर आप देखोगे उसके हिसाब से। फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा एंटीमनी, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, पर यहाँ पे मैं इतने आपको एटलीस्ट पता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा डाउट हो सकता है यहाँ पे जिंक की कैटेगरी में, पर आपको ये चीज क्लियर अब हो जानी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोबाल्ट है आपका, आयरन हो गया, फिर फेरिक क्लोराइड हो गया। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसके अलावा आपका यहाँ पे जैसे निकल होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर आप देखो और आपका एक हो जाएगा यहाँ पे गैलोनियम, ठीक है। एक सेकेंड दो, हाँ। तो देखो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे गैडोलीनियम। तो यहाँ पे ये सारे इसके अलावा भी और भी हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही हैं, इसके अलावा भी आपके और भी आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। पर यहाँ पे जनरली आपसे इसी टाइप से पूछे जाएंगे जहाँ पे आपको कंफ्यूजन रहे, ठीक है। अगर आपको जो एक तरीके से समझ लो कि 100% आपको श्योरिटी है, वो आपके मटेरियल्स कभी भी ऑप्शंस में आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। आपको जिसमें अनश्योर होगा ना, वो आपको ऑप्शंस में ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे शुरू में मैंने बताया था कि आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, ऐसे आपके मटेरियल्स होते हैं या फिर आप बोलो ऐसे आपके सब्सटेंसेस होते हैं जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के तरफ, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो भी आपके यहाँ पे रेस निकल रही है उसकी तरफ यहाँ पे वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट रहते हैं। वहीं पे डायमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे होते हैं जो अट्रैक्ट नहीं होते हैं। उन दोनों के आपको यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा दिए हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। सिंपल क्वेश्चन था इसमें, ये वाला क्वेश्चन यहाँ हार्ड नहीं था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है कि ऐसे क्वेश्चन जनरली आपको यहाँ पे मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से पूछे जाएंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक मैंने जैसे बताया सोलोनॉइड वाला हो गया। और आपके यहाँ पे जो लॉज होते हैं, मतलब यहाँ पे जो आपका थंब रूल हो गया, रूल्स वगैरह जो आपके होते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, ये सब, तो उनसे क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। अभी वो वाला आपका यहाँ पे करंट में भी आ जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी उससे यहाँ पे एक से प्रोड्यूस होती है तो उससे भी आ जाएगा। थंब से तो आप यहाँ पे थंब की हेल्प से आप बेसिकली यहाँ पे करंट बताते हो, और जिस तरफ आपके यहाँ पे उंगलियां मुड़ रही हैं उस तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऑन अ डे व्हेन आई एम इन हरी टू गो टू ऑफिस
आई हैव अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ राइस विच वॉज जस्ट कुक्ड एंड केप्ट इन अ बाउल इन ऑर्डर टू कूल इट क्विकली विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो ये आपका यहाँ पे एक बोल है, ठीक है, कटोरी है, और यहाँ पे कुछ आपके यहाँ पे राइस रखे हैं, ठीक है, राइस इसमें पड़े हैं, वो भी बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। तो अब इसको आपको ठंडा करना है, तो अब इन चारों में से ऑप्शन में से कौन सा आपके लिए यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा जिससे जल्दी ठंडे हो जाएंगे ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहला आपसे बोल रहा है कि लेट इट बी केप्ट ऑन अ टेबल इन अ रूम वेयर देयर इज नो फैन नो एयर कंडीशनर। तो यार तो ये तो आप सीधा एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, इसमें तो बहुत ज्यादा आपका यहाँ पे टाइम लग जाएगा। अगर कोई भी मान लो आप फैन भी नहीं है, ना ही कुछ आपका यहाँ पे कोई एसी चला के रख रहे हो, तो कुछ भी नहीं रख रहे हो, तो आपको यहाँ पे टाइम लगेगा और ये आपका यहाँ पे गलत होगा, ठीक है ऑप्शन। अब बी आपसे बोल रहा है कि लेट इट बी केप्ट इन अ रूम विद एसी सेट एट अ टेम्परेचर अराउंड 23 डिग्री सेल्सियस एंड अ सीलिंग फैन और टेबल फैन ऑपरेटिंग एट स्लो स्पीड। अब देखो यहाँ पे ये जो आपका ऑप्शन होगा बेसिकली ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे कभी भी अगर आप यहाँ पे एसी वगैरह चलाते हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ 23 अगर चलाओगे तो ऑलमोस्ट नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा आपका यहाँ पे, क्योंकि ज्यादातर आप यहाँ पे 23 24 पे आपका यहाँ पे एसी सेट रहती है, ठीक है, शुरू में मिनिमम आप एसीज में 16 डिग्री सेल्सियस तक आप जा सकते हो, पर अगर आप देखोगे नॉर्मल टेम्परेचर अगर आप सेट करोगे तो आपका 23 से 24 डिग्री सेल्सियस तक रहता है एसीज में। अब अगर आप यहाँ पे एसी भी चला रहे हो और फैन भी चला रहे हो, तो शुरू में क्या होगा ना कि आपकी जो रूम में पहले से प्रेजेंट है जो यहाँ पे गर्म हवा वगैरह, वो आपकी यहाँ पे उस टाइम पे प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। शुरू शुरू में ही एकदम से ठंडी हवा नहीं आती है। अगर आप साथ साथ फैन वगैरह भी चला रहे हो, ठीक है, तो उस केस की अगर हम बात करें यहाँ पे ठंडा होगा, पर यहाँ पे टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ठंडा नहीं होगा, यहाँ भी ठंडा हो जाएगा, पर यहाँ पे ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू जो आपके नीचे के ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे बात करें। अब यहाँ पे देखो डी ऑप्शन आपसे बोल रहा है कि लेट इट केप्ट इन अ बॉल ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर ओनली लगा दिया इन्होंने यहाँ पे एक। और सी आपसे बोल रहा है कि लेट इट केप्ट इन अ बॉल ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। यहाँ तक ये सेम है, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ तक सेम है। फिर आगे आपसे बोल रहा है कि एंड ऑपरेटिंग अ सीलिंग फैन और अ टेबल फैन एट फुल स्पीड। अब देखो इसका कहने का मतलब क्या, अगर आप यहाँ पे देखो तो इनडायरेक्टली अगर आप समझो, जैसे ये आपकी यहाँ पे ये आपकी है यहाँ पे कटोरी, ठीक है, जिसपे आपके यहाँ पे चावल वगैरह रखे हुए हैं। अब यहाँ पे एक मान लेते हैं हमने एक और यहाँ पे कोई बड़ा सा हमने कोई थाली जैसे हमने कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर आप बोलो यहाँ पे कुछ हमने ले लिया जिसमें हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा पानी भी हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में जैसे मान लो हमने यहाँ पे ठंडा पानी रख दिया, तो इस केस में क्या होगा, जैसे आप देखते होगे कि आप घरों में भी अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर आपको जो दूध अगर आप जब गर्म करते हो, अगर आप उसको ठंडा करना है अब, तो पहले आप यहाँ पे एक थाली लेते हो, ठीक है, थाली में पहले पानी भरते हो, उसके ऊपर फिर आपने जिस भी यूटेंसिल में वो गर्म किया है दूध, उस फिर वो पूरा यूटेंसिल आप उस पानी में रख देते हो, ठीक है, जो भी थाली में पानी प्रेजेंट है उस पे रख देते हो। फिर उसके बाद आप आगे जाके फ्रिज में या फिर रखते हो, डायरेक्ट आप फ्रिज में ज्यादातर ऐसा देखोगे तो नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर केस या फिर इस पर्टिकुलर सिनेरियो के हिसाब से चलते हैं, तो यहाँ पे देखो दोनों में आपका यहाँ पे ठंडा हो रहा है, ठीक है, ये नहीं है कि दोनों में नहीं होगा, दोनों में ही ठंडा होगा। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ज्यादातर आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि सी और डी ऑप्शन में ज्यादातर लोग कंफ्यूज है, ठीक है। पर यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि जल्दी ठंडा कब होगा, ठीक, तो वो आपका रहेगा यहाँ पे सी ऑप्शन में। क्योंकि जब आप एक बार यहाँ पे फैन भी लगा दोगे, ठीक है, मान लो यहाँ पे आपने ये फैन है, ठीक है, मान लेते हम लोग ये फैन है, तो जब आपने यहाँ पे फैन भी लगा दिया तो इससे बेसिकली क्या होगा कि इवेपोरेशन जो होगा ना वो यहाँ पे उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इवेपोरेशन का जो रेट है यहाँ पे वो जल्दी जल्दी होने लगेगा, ठीक है, फास्ट इवेपोरेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू डी ऑप्शन। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग सी ऑप्शन हो सकता है। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूपीएससी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डी ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है, हम यहाँ पे उस पर कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें आंसर कीज की, तो कोई ना कोई आपका आंसर हमेशा डिफरेंट आता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे यूपीएससी के आंसर के ऊपर भी हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि वो लोग आंसर की में क्या इसका आंसर देते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे सी ऑप्शन सबसे परफेक्ट ऑप्शन लग रहा है इन चारों ऑप्शन में से। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पे सी ऑप्शन, ठीक है। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंसोलेशन इज और आर करेक्ट। अब देखो ये जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे इंसोलेशन, इसको आप यहाँ पे फिजिक्स से भी इसको लिंक कर सकते हो या फिर आप इसको ज्योग्राफी से भी लिंक कर सकते हो, ठीक है, पर मैं आपको यहाँ पे फिजिक्स में करा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपसे बोल रहा है कि इंसोलेशन इज प्रीडोमिनेंटली शॉर्ट वेव रेडिएशन। अब देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे इंसुलेशन होता क्या है। तो देखो इंसुलेशन बेसिकली आपका थर्मल रेडिएशन होता है जो अर्थ को मिलता है फ्रॉम द सन, ठीक है। तो सन की तरफ से जो बेसिकली यहाँ पे थर्मल रेडिएशंस आते हैं,
वो अर्थ को जब मिलते हैं तो उस पर्टिकुलर चीज को हम बेसिकली बोलते हैं यहाँ पे इंसोलेशन। ठीक है, वापस से बता रहा हूँ, इंसोलेशन क्या होता है? इंसोलेशन आपका यहाँ पे थर्मल रेडिएशंस होते हैं जो कि सन की तरफ से अर्थ को मिलते हैं। ठीक है, अर्थ के सरफेस को मिलते हैं यहाँ पे सन की तरफ से। तो ऐसे रेडिएशन, ऐसे थर्मल रेडिएशंस को आप यहाँ पे बोल सकते हो, यहाँ पे आप इंसोलेशन बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि ये आपके शॉर्ट वेव ही रहते हैं, तो यहाँ तक एकदम करेक्ट है। फिर आपसे यहाँ पे वेवलेंथ दे रखी है, यहाँ पे डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड है, और यहाँ पे ये करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी यहाँ पे। ठीक है, कंप्लीटली करेक्ट स्टेटमेंट है कि इनकी यहाँ पे जो वेवलेंथ होती है वो भी आपके यहाँ पे 0.39 माइक्रोमीटर से 0.76 माइक्रोमीटर के बीच में रहती है। यहाँ पे डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड आपको यहाँ पे ये वैल्यूज दे रखी है। अब अगर हम इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन की, तो देखो सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेकंड ऑप्शन बोल रहा है आपसे कि इंसुलेशन इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द अर्थ बिकॉज ऑफ द अर्थ कर्व सरफेस। अब ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी हो जाएगी गलत। अब गलत क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इवनली लगा दिया, गलत हो जाएगा। ये इक्वेटर पे आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। वो भी आपको इसकी वजह से देखने को मिलता है क्योंकि आपका यहाँ पे अर्थ जो है बेसिकली यहाँ पे अर्थ के रोटेशन या फिर अर्थ के एक्सिस की वजह से आपको यहाँ पे इक्वेटर पे ज्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू अगर आप बाकी एरिया से कंपेयर करो। तो यहाँ पे आप इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब होगा कि हर एक अर्थ सरफेस पे कहीं पे भी हो आपको इक्वल रेडिएशन देखने को मिल रहे हैं अर्थ सरफेस पे। तो ऐसा नहीं है, जिस भी तरफ का आपका एरिया रहेगा यहाँ पे सन की तरफ, उस तरफ आपके रेडिएशंस गिरेंगे, दूसरी तरफ तो आपका आएगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड आपका यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, वन ओनली। सो गाइज, इसी के साथ हमने यहाँ पे अपने CDS 2024 में जो आपका पहला वाला CDS हुआ था उसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको फिजिक्स से पूछे हुए हैं वो सब हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अगर आपको किसी में भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन कर देना। इसके अलावा अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, जितना ज्यादा हो सकता है उतना शेयर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वहां पे आपको ये सारी पीडीएफ देखने को मिल जाएंगी। तो एंड मोमेंट पे अगर आपको वीडियो नहीं देखना है तो पीडीएफ के थ्रू भी आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो। सेकंड चीज कि अगर आपने अभी तक पीवाईक्यूज नहीं लगाए हैं, ठीक है, तो उसके यहाँ पे जो प्लेलिस्ट मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में दिखाई थी वो आपको मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे दूंगा, यहाँ पे सीएपीएफ और सीडीएस दोनों की प्लेलिस्ट का। और आपको दोनों के ही यहाँ पे क्वेश्चंस लगा के जाने जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको यहाँ पे जो दोनों एग्जाम्स है वो यूपीएससी कंडक्ट कराता है और आपका सिलेबस भी आपका यहाँ पे सिमिलर ही है। ठीक है, यहाँ पे जीके के परस्पेक्टिव से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।